तो हाय स्टूडेंट, वेलकम टू सिलेक्शन कोचिंग। आज हम बात करेंगे सीएचएस क्लास 9 और 6 के बच्चों के लिए जीके का पोर्शन लेकर आ चुके हैं आपके सामने। बहुत बच्चों की क्वेरी थी सर आपका जीके का क्लास लेकर आइए, तो मैं लेकर आ चुका हूं। और आज हम लोग पढ़ेंगे सौरमंडल के बारे में। सौरमंडल के पहले हम लोग समझेंगे ब्रह्मांड के बारे में और इसकी अवधारणा क्या थी, किसकी क्या थी, तो उसके बारे में हम लोग समझेंगे। अवधारणा का मतलब है कि कैसे जो खगोल शास्त्री आए तो कौन कौन से खगोल शास्त्री की कौन कौन सी अवधारणाएं थी वो हम लोग समझेंगे इसमें। तो चलिए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले खगोल शास्त्री आए जिनका नाम था बच्चों क्लोडियम टॉलमी। क्लोडियम टॉलमी महोदय ने क्या बताया, 140 ईस्वी में इन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया, उसके बारे में समझना है। 140 एडी में उन्होंने एक सिद्धांत दिया बच्चों। 140 एडी में कौन थे? क्लोडियम टॉलमी। तो क्लोडियम टॉलमी ने क्या बताया? उन्होंने बताया कि जो हमारा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित पृथ्वी है। उन्होंने पृथ्वी को केंद्र में स्थापित करने की बात की, मतलब केंद्र में स्थित होने की बात की। इसका मतलब उन्होंने जो संकल्पना था, उनकी जो संकल्पना थी बच्चों, संकल्पना थी वह क्या थी? पृथ्वी केंद्रित थी। क्या थी? पृथ्वी केंद्रित थी। उनकी जो संकल्पना थी कैसी थी? पृथ्वी केंद्रित थी। उनकी संकल्पना क्या थी? पृथ्वी केंद्रित थी। उन्होंने बताया कि पृथ्वी जो होती है ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है, ये उनका मानना था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? 1543 ईस्वी में आए। 1543 ईस्वी में आए। कौन आए? निकोलस, उनका नाम था निकोलस कोपरनिकस, या कोपरनिकस ही बोल सकते हैं। निकोलस कोपरनिकस। ये निकोलस कॉपर महोदय ने क्या बताया? इन्होंने बताया, इनकी अवधारणा को एकदम उलट दिया। उन्होंने ये बता दिया कि इनकी अवधारणा जो थी बच्चों वो क्या थी? गलत थी, और इसके विपरीत इनकी अवधारणा आ गई। उन्होंने बताया पृथ्वी केंद्र में नहीं है ब्रह्मांड के, बल्कि सूर्य पृथ्वी के केंद्र, मतलब ब्रह्मांड के केंद्र में है। पृथ्वी के स्थान पर सूर्य को स्थापित कर दिया। मतलब उन्होंने क्या संकल्पना थी? सूर्य केंद्रित संकल्पना थी। सूर्य केंद्रित संकल्पना, सूर्य केंद्रित संकल्पना दी थी। तो उनकी संकल्पना क्या थी? सूर्य को ही केंद्र में स्थापित कर दिया। अभी भी वही अवधारणा लगभग मानी जाती है, सही, ठीक है ना। अब आगे जो है, अब इसके बारे में आगे बढ़ते रहे। और एक गणितज्ञ क्या बोल सकते हैं, खगोल शास्त्री आए। खगोल शास्त्री का नाम था, आप लोग अच्छे जानते होंगे, गैलीलियो। तो गैलीलियो महोदय ने क्या किया? सबसे पहले दूरबीन की खोज करने वाले कौन से व्यक्ति थे? तो वो थे गैलीलियो। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि दूरबीन की खोज किसने की थी, तो गैलीलियो ने। और गैलीलियो ने ही जब दूरबीन की खोज कर ली, टेलीस्कोप की खोज कर ली, उसी टेलीस्कोप के माध्यम से ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाला प्रथम खगोल शास्त्री किसे कहा जाता है? तो वो भी गैलीलियो ही थे। तो आइए हम लोग लिखते हैं इनके बारे में। क्या? गैलीलियो। तो गैलीलियो ने क्या बताया वो उसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। उन्होंने क्या बताया? और ये 1609 ईस्वी की बात है। इन्होंने दूरबीन के माध्यम से, दूरबीन या इसको टेलीस्कोप के माध्यम से ब्रह्मांड का क्या किया? इन्होंने ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाले पहले व्यक्ति थे।
तो ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? गैलीलियो थे। और इन्होंने टेलीस्कोप के माध्यम से कई ग्रह को देखा, जो ग्रह के नाम हैं, सबसे पहले उन्होंने किसको देखा? बुध को देखा। किसको देखा बच्चों? बुध को देखा, और जिसका नाम क्या था? मरकरी रख दिया उन्होंने। क्या नाम रख दिया इसका? मरकरी नाम रख दिया। ठीक है, इसका नाम क्या रख दिया? मरकरी सबसे पहले। फिर उन्होंने क्या एक ग्रह की और खोज की और ग्रह के बारे में बताया, जिसका नाम क्या रख दिया? वीनस नाम रख दिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? शुक्र बोलते हैं। कौन सा ग्रह बोलते हैं? शुक्र बोलते हैं। फिर एक ग्रह आया जिसका नाम अर्थ, या हम लोग पृथ्वी से अच्छे वाकिफ हैं, जिस ग्रह पे हम लोग हैं, अब इस पर हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, उस ग्रह की बात हो रही है। फिर आया इसके मिलता जुलता ही, इसका नाम है मार्स ग्रह, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? जिस ग्रह का नाम है लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, जिस ग्रह को हम मंगल ग्रह भी कहते हैं। इस कौन सा ग्रह बोलते हैं? मंगल ग्रह भी बोलते हैं। फिर आया सबसे बड़ा ग्रह, ब्रह्मा आपके बोलेंगे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, वो ग्रह का नाम है जुपिटर, या इसको क्या बोलते हैं? जुपिटर, या इसको बोलते हैं बृहस्पति। ठीक है, अब इसी के बाद आता है सैटर्न। क्या आएगा? सैटर्न, इसमें वलय भी पाया जाता है, तो सैटर्न इसको बोलते हैं शनि। तो यहां तक ग्रह के बारे में इन्होंने बता दिया, लेकिन आगे के बारे में कौन बताया? आगे ग्रह के बारे में किसने बताया और कौन कौन सी अवधारणा थी? एक खगोल शास्त्री जो थे, जो ब्रिटेन के रहने वाले थे, जिनका नाम था विलियम हर्शल महोदय ने बताया कि जो हमारा ये गैलेक्सी है, सौरमंडल गैलेक्सी के जो हमारे आकाश गंगा का एक छोटा से ही अंश है। इसका मतलब गैलेक्सी बहुत बड़ा है, हमारा सौरमंडल उसका एक छोटा से अंश है। और उसके बाद एक ग्रह की भी खोज की, क्योंकि इन्होंने क्या किया? बड़े गैलेक्सी बना लिए थे, और बड़ी गैलेक्सी जब बना लिए थे, उस गैलेक्सी के माध्यम टेलीस्कोप बना लिए थे। उस टेलीस्कोप के माध्यम से, क्योंकि ये टेलीस्कोप इतना प्रभावी नहीं था कि आगे के ग्रह के बारे में बता पाए, जो गैलीलियो ने बनाया था। जब बड़े टेलीस्कोप की खोज हो गई, उस टेलीस्कोप के माध्यम से एक ग्रह की और खोज की गई। किसके माध्यम से? विलियम हर्शल के माध्यम से। और विलियम हर्शल महोदय ने उस ग्रह का नाम दिया यूरेनस। तो आइए हम लोग देखते हैं विलियम हर्शल के बारे में। तो विलियम हर्शल, इन्होंने क्या बताया? सौरमंडल गैलेक्सी का एक छोटा सा एक अंग है। छोटा सा क्या है? ये अंग है, इन्हों का ये मानना था। तो ये जो हमारी गैलेक्सी का एक छोटा सा अंग सौरमंडल को बताने वाले कौन थे? विलियम हर्शल महोदय थे। इन्होंने किसकी खोज की थी? यूरेनस या इसे तो अरुण भी बोलते हैं, इस ग्रह की भी खोज की थी। किसने किया था? इन्होंने किया था। क्यों किया था? क्योंकि उस समय बड़े टेलीस्कोप या बड़े दूरदर्शी वाले टेलीस्कोप की खोज हो चुकी थी। तो आगे हम लोग बात करेंगे और कौन कौन से सिद्धांत थे। अब हम लोग बात करेंगे आगे। एक हब्बल महोदय थे, उनका नाम था क्या? पावेल हब्बल। ठीक है, एडविल
एडविन पावेल हब्बल। देखिए इनका क्या सिद्धांत था, इन्होंने कहा जो हमारा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड विस्तार हो रहा है। इनका मानना था ब्रह्मांड में विस्तार हो रहा है, विस्तार हो रहा है। इन्होंने बताया कि जो हमारा ब्रह्मांड है वह क्या हो रहा है, इसमें विस्तार हो रहा है, इसमें विस्तार हो रहा है, अभी भी इसमें विस्तार होता जा रहा है। उन्होंने ये बताया विस्तार होता जा रहा है, इन्होंने बताया कि इसमें विस्तार होता जा रहा है, ये बताया। मतलब इन्होंने बताया अभी भी फैल रहा है हमारा ब्रह्मांड, अभी भी इसमें एक्सपेंशन हो रहा है, बड़ा हो रहा है अभी। तो ये जब फैल रहा है तो इसी के सिद्धांत को बताया कि जब ये फैल रहा है तो कभी कभी ये एक जब इसका स्टार्टिंग होगा तो ये एक बिंदु पे रहा होगा, एक बिंदु पर स्थित रहा होगा। जब ये फैल रहा है कोई चीज, अगर मैं आपसे कहूं एक लोग को, मैं बहुत लोग को यहाँ से एक स्थान में भगाऊं, वो लोग दौड़ते रहे, इसका मतलब कभी एक जगह इकट्ठे रहे होंगे। तो वही सिद्धांत आया जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत में यूज किया गया, जिसे बिग बैंग थ्योरी या महाविस्फोट का सिद्धांत कहा जाता है बच्चों। तो हम लोग समझते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में हम लोग समझते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, और इसके बारे में सबसे पहले बताया किसने, उसके बारे में समझते हैं। जॉर्ज लेमेस्टर नामक एक क्या थे, खगोल शास्त्री थे। हम लोग समझते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ठीक है। तो ये उत्पत्ति के बारे में एक सिद्धांत आता है जिसको महाविस्फोट, ये सिद्धांत सबसे ज्यादा माना जाता है, महाविस्फोट का सिद्धांत कहते हैं, जिसको बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। बिग बैंग थ्योरी, इसको देने वाले कौन थे, बिग बैंग थ्योरी जॉर्ज लेमेंटर थे। जॉर्ज लेमेंटर, जॉर्ज लेमेंटर महोदय ने बताया, क्योंकि हब्बल महोदय ने बता चुके थे कि हमारे ब्रह्मांड में विस्तार हो रहा है। तो उन्होंने बताया कि इसके पहले एक बिंदु पे रहे होंगे, मतलब कि ये एक बिंदु के रूप में रहे होंगे, जिसको विलक्षण बिंदु भी बोलते हैं जी, विलक्षण बिंदु। और जब ये एक जगह कोई इकट्ठा होता है और एनर्जी के साथ रहे, और यहां जब ये उच्च ताप पर होंगे, उच्च ताप उच्च दाब, ये जब एक बिंदु के रूप में रहे तो उच्च ताप और दाब के कारण इसमें महाविस्फोट हुआ। और ये जब विस्फोट हुआ तो इसके कण क्या होने लगे, भागने लगे। तो इसका मतलब ब्रह्मांड में विस्तार होने लगा। कैसे विस्तार होने लगा, जब यही कण दूर दूर जाने लगे तो विस्तार होने लगा। और इन्हीं कणों से क्या बने हुए हैं, तारे भी बने हैं। इन्हीं पिंडों से क्या बने हुए हैं, ग्रह का भी निर्माण हुआ है। इन्हीं से उपग्रह का भी निर्माण हुआ है। सब कहानी यही की है। तो इनका सिद्धांत यही था कि विलक्षण बिंदु छोटे उच्च ताप और दाब के कारण जब इसमें विस्फोट हुआ तो हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, और यही बिग बैंग थ्योरी कहलाती है बच्चों। तो जैसा कि आप हमको सरल भाषा में समझा चुके हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ चीजें हम लोग समझते हैं। अब हम लोग अगर समझे बच्चों, जब ब्रह्मांड का विस्तार हो चुका तो इसमें क्या हुआ, अगर हम बात करें गैलेक्सी की, गैलेक्सी या इसी को आकाश गंगा बोलते हैं बच्चों, आकाश, हिंदी में इसको आकाश गंगा बोलते हैं।
तो बताया जाता है इनकी जो संख्या है 10 की पावर 11 गैलेक्सी है। कितनी है? गैलेक्सी है। और एक गैलेक्सी में 10 की पावर 11 तारे भी हैं। तारे अगर एक गैलेक्सी में 10 की पावर 11 तारे हैं, ठीक है। अब एक गैलेक्सी में इतने तारे हैं और इतनी गैलेक्सियां हैं, तो कुल तारे कितने हो जाएंगे? कुल तारे क्या हो जाएंगे? 10 की पावर 11 इंटू 10 की पावर 11 बराबर हो जाएगा 10 की पावर 22 तारे। तो ब्रह्मांड में कुल तारे कितने हैं? 10 की घात 2 तारे हैं, सॉरी 10 की घात 22, 2 नहीं जी, यहाँ देखिए 22 है। तो इतने तारे हैं। तो ये गैलेक्सी के बारे में हो गया। अब हम लोग समझते हैं इसके बारे में और सारी कुछ चीजें, ठीक है, और कुछ समझते हैं। और सबसे पहले जो है हम लोग गैलेक्सी के बारे में समझें, तो वो कौन कौन सी गैलेक्सियां हैं जो सबसे बड़ी गैलेक्सी है, अब उसके बारे में समझते हैं, ठीक है। अब अगर हम गैलेक्सी के बारे में बच्चों समझें, तो ब्रह्मांड में कितनी गैलेक्सियां हैं आपको पता चल गई। 10 की पावर 11 गैलेक्सी है और प्रत्येक गैलेक्सी में 10 की पावर 11 तारे भी हैं। कुल तारे कितने हो गए? 10 की पावर 22 तारे हो गए। अगर मैं बात करूं लाइमन एल्फा ब्लॉब्स, लाइमन एल्फा ब्लॉब्स, ये जो ये गैलेक्सी है, ये सबसे बड़ी गैलेक्सी है, सबसे बड़ी गैलेक्सी है। अगर आपसे पूछा जाएगा सबसे बड़ी गैलेक्सी कौन सी है, तो लाइमन एल्फा ब्लॉब सबसे बड़ी गैलेक्सी है। अब बात आती है हमारी गैलेक्सी के नजदीक की सबसे कौन सी गैलेक्सी है, हमारे सौर मंडल के सबसे नजदीक की गैलेक्सी कौन सी है, तो उसका नाम है एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा सौर मंडल के सबसे नजदीक की गैलेक्सी है, सबसे नजदीक की गैलेक्सी है। तो सबसे नजदीक की गैलेक्सी कौन सी है बच्चों? एंड्रोमेडा। उसका क्या नाम है? एंड्रोमेडा। कहीं मेडा लिखता है, अरे जी यहाँ एंड्रोमेडा, ठीक है, एंड्रोमेडा है, कहीं भी मेडा लिख देगा उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सौर मंडल के सबसे नजदीकी गैलेक्सी का नाम क्या है? एंड्रोमेडा। आप याद रखेंगे इसको बच्चों, क्या नाम याद रखेंगे? एंड्रोमेडा नाम याद रखेंगे। अब मैं बात करूं बच्चों, तो हमारे जो गैलेक्सी है, हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? तो हम इस पे अब बात करते हैं, हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है। हमारी जो गैलेक्सी है बच्चों ऐसा है, देखिए ऐसा है हमारी गैलेक्सी। सूर्य एक कोने पे स्थित है जिसको हम बोलते हैं केंद्र में स्थित है, ठीक है, निकोलस कोपरनिकस ने बताया भी था। तो हमारी गैलेक्सी कैसी है? सर्पिलाकार। पहले तो नाम देख लीजिए, इसका नाम क्या है? इसको बच्चों बोलते हैं मंदाकिनी। ये हमारी गैलेक्सी है, क्या है? हमारी बोल सकते हैं, हमारी गैलेक्सी है, हमारी गैलेक्सी है। और इसी को बोलते हैं क्या? मिल्की वे बोलते हैं, मिल्की वे, इसी को बोल देते हैं मिल्की वे। तो ध्यान रखना है हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे। यहाँ
ऐसा ही लिखा रहेगा, मिल्की वे। ठीक है, तो याद रखेंगे बच्चों, हमारी गैलेक्सी का नाम मंदाकिनी है, या इसी को मिल्की वे बोल देते हैं। ठीक है, इसी को हिंदी में दुग्ध मेखला बोल देते हैं, याद रखेंगे, दुग्ध मेखला, दुग्ध मेखला भी बोल देते हैं प्यारे बच्चों। अब बात आती है हमारी गैलेक्सी का आकार कैसा है, ये भी ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, कैसा है, सर्प के आकार का मुड़ा हुआ है, इसलिए इसको सर्पिलाकार बोल देते हैं, सर्पिलाकार है। कैसी है हमारी गैलेक्सी का आकृति, कैसी है, आकार कैसा है, तो सर्पिलाकार है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब हम लोग और कुछ समझते हैं। इस गैलेक्सी में जो सौर मंडल है, ठीक है ना, जो सौर मंडल है बच्चों, क्या है, सौर मंडल में सबसे चमकीला भाग कौन सा है, सबसे चमकीला भाग कौन सा है, उसका नाम है ओरियन नेबुला, ओरियन नेबुला, याद रखेंगे, ओरियन नेबुला। ये जो है हमारी गैलेक्सी का सबसे चमकीला भाग है, हमारी गैलेक्सी का सबसे चमकीला भाग है। तो हमारी गैलेक्सी का सबसे चमकीला भाग कौन सा है, ओरियन नेबुला, याद रखेंगे, क्या है, ओरियन नेबुला। अब आगे हम लोग समझे बच्चों, तो एक और कुछ समझ में आता है, दो चीजें हमें समझ में आता है कि सबसे चमकीला तारा कौन सा है, या हमारे सौर मंडल के सबसे नजदीक का तारा कौन सा है। तो दो चीजें और आता है, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं, सबसे नजदीक का तारा कौन सा है और सबसे चमकीला तारा कौन सा है। ठीक है ना, इसका नाम है प्रॉक्सिमा, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, इसको नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, प्रॉक्सिमा सेंचुरी इसका नाम है। ये हमारे सौर मंडल का सबसे नजदीक का तारा है, सौर मंडल के हमारे सबसे नजदीक का तारा कौन सा है, सूर्य, ध्यान देना है, हमारे नजदीक का तारा सूर्य है, और सूर्य के बाद कौन सा नजदीक का तारा है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सौर मंडल के सबसे नजदीक का तारा है। अब मैं बात करूंगा बच्चों, अगला पॉइंट वो है सबसे चमकीला तारा, सबसे, ऐसा लिख दो, इसको डॉग स्टार भी बोलते हैं बच्चों, क्या बोल देते हैं, डॉग स्टार भी बोलते हैं, और इसका नाम है क्या, साइरस भी नाम है, साइरस, या इसी को डॉग स्टार बोलते हैं। ये सबसे चमकीला तारा है, सबसे चमकीला तारा है। दो क्वेश्चन याद रखिएगा, सबसे नजदीक का तारा कौन सा है, तो आपके अगर सिर्फ इतना क्वेश्चन रहेगा, हमारे सबसे नजदीक का तारा कौन सा है, तो सूर्य लगाएंगे। अब ये अगर क्वेश्चन आगे सौर मंडल के, चूंकि सौर मंडल में सूर्य एक तारा है, क्योंकि इसीलिए उसको बोल रहे हैं सौर मंडल कुल मिलाकर, सूर्य मंडल के सौर मंडल के नजदीक का तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी, सबसे चमकीला तारा तो साइरस या डॉग स्टार, याद रखेंगे। एक प्रश्न और आता है ध्रुव तारा, जो पिछले बार क्वेश्चन भी आया है ध्रुव तारे से, ध्रुव तारा किस ओर निकलता है, बस इसी के बारे में आया था क्वेश्चन। ध्रुव तारा किस ओर निकलता है, तो पिछले बार का ये क्वेश्चन है, ठीक है ना।
सदैव किस दिशा में निकलता है? तो सदैव या उत्तर दिशा में निकलता है, उत्तर दिशा में। और इसी के माध्यम से पहले जो समुद्र यात्री थे वो अपनी दिशा को पता करते थे, क्योंकि हमेशा ये उत्तर ही दिशा में, नॉर्थ साइड में निकलता है, ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन में निकलता है, उत्तर दिशा में निकलता है। ये पिछले बार का क्वेश्चन था, ध्रुव तारा किस दिशा में निकलता है, जाकर देखिएगा, तो उत्तर दिशा में निकलता है। तो बहुत सारी चीज आपको क्लियर हो गए होंगे बच्चों। कल हम लोग पढ़ेंगे सौरमंडल के बारे में और सौरमंडल को अच्छे से समझेंगे। कोई क्वेरी हो कमेंट कीजिए जाकर, बिल्कुल आपको जवाब मिलेगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।